एक एजेंट साहब, एक इवेंट था, एक सेमिनार था जो मैंने साइबर क्राइम पर अटेंड भी किया था, तो वहां पर एक पॉइंट जरूर निकल कर आया था। उसमें ये कहा गया था कि ठीक है, हम और आप तो एक एजेंट साहब लखनऊ में बैठे हैं, हमारे पास जो कॉल आई है वो पता नहीं कहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आई है, वो पता नहीं कहां बिहार के किसी एरिया से आई है, इंटीरियर इलाके से आई है। तो मैं फोर्स के, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूं, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है? बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे एक आध परिचित हैं जिनके साथ इसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा अमाउंट का फ्रॉड नहीं हुआ, 25,000 का हुआ। मैंने पता लगवाया तो पता चला कि एक झारखंड के किसी एक एक्सट्रीम कॉर्नर के कहीं से वो कॉल एमिनेट हुआ था। अब यहाँ से पूरी टीम जाए, वहां पर पूरा सहयोग मिले कि ना मिले, क्या हो, और रिकवरी हो पाए कि ना हो पाए, अरेस्ट हो पाए कि ना हो पाए। तो इस वजह से ऐसे प्रकरण जो कंप्लेनेंट है वो भी भूल जाता है, और पुलिस को भी ये लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि अकेला आदमी जा नहीं सकता उन एरियाज में, 4-5-6 लोगों को लेके जाएं, आने जाने का बड़ा एक्सपेंसिव वो रहता है, TADA का, उसकी अप्रूवल आसानी से नहीं मिलती। तो ये सब दिक्कतें हैं। अगर दूर के एरियाज में बैठे लोग फ्रॉड आपके साथ कर रहे हैं, जामतारा से कर रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है वहां से, वहां की पुलिस की हेल्प लेके ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ साक्षर दुग्गल जी जुड़ गए हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। साक्षर दुग्गल जी, देखिए नोएडा से ये खबर सामने आई है, इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था, करोड़ों की धोखाधड़ी इन्होंने की है और अच्छे खासे एम्प्लॉइज हैं उसमें, 86 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया और पता नहीं कितने लोग सक्रिय होंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे रोका जा सकता है, बचाव कैसे इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा काफी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, लेकिन जैसा कि मेरे साथी स्पीकर ने कहा कि क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, वो बार बार बढ़ते जा रहे हैं। और हम अगर ये सोचें कि ठीक है प्रशासन करेगी और पुलिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गलत। क्यों? क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से एक्शन लेती है, लेकिन वो जब तक एक केस पे जाती है और 10 केस नए सामने आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, जैसे मेरे साथी स्पीकर ने एक लाइन कही है, अपनी पर्सनल लाइफ को आप सोशल मत करिए। तो हमारे हाथ में है, एज हमें जागरूक होना पड़ेगा। यूजर्स जो है उनको पता होना चाहिए कि आज के साइबर वर्ल्ड में कई क्राइम्स आ रहे हैं, और अगर आप इस साइबर वर्ल्ड में कोई आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। आपको जब कोई ब्लैंक कॉल आता है, कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, कभी कभार आपके रिश्तेदार बन के वो लोग पैसे मांगते हैं, कभी कभार एक अच्छा ऑफर देते हैं, आप हमारी प्रॉब्लम ये है, हम फिर से कंफर्म नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी उस झांसे में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं ट्रैप में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे को कंफर्मेशन करना बार बार बहुत जरूरी है आज के दौर पर। बिल्कुल। एक एजेंट साहब, एक बात निकल कर आई है कि पुलिस पर ही हम सबको निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद भी जागरूक होना चाहिए, कितना सहमत है इस बात से? पुलिस के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, और मैन पावर जो पुलिस की मेनली है वो लॉ एंड ऑर्डर में और क्राइम कंट्रोल में रहती है, जो कि नॉर्मल क्राइम्स हैं। ये साइबर क्राइम्स में एक तो एक्सपर्टीज कम है, और जो कुछ लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज है, जो डिटेक्ट कर लेते हैं, वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो 1000 किलोमीटर दूर रेड पार्टी को भेज के वहां से उठवा लें। और जैसा अभी कहा कि एक फ्रॉड जब तक होके चुकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, तब तक जो है 10 फ्रॉड और हो चुके होते हैं। तो ये तो हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सब लोगों को, और अगर सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। उज्जवल चुग जी, जरा एक बात और समझाइए, कितने बड़े बड़े कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर खुल कैसे जाते हैं? आप जहां भी खोल रहे हैं, अभी देखिए नोएडा का एक उदाहरण चल रहा है, क्योंकि खबर आई है तो हम उसी की बात कर लेते हैं। आप 100 लोगों को कैसे वहां पर जॉब पर रख लेते हैं, किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, पूछताछ नहीं होती है क्या, या कोई भी खोल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन कॉल सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर है। अभी इस कॉल सेंटर को रन करने के लिए आप देखें, अमूमन तौर पे आपको 4-5 चीजें चाहिए, जिसको अवेलेबल करना इतना मुश्किल नहीं है। नंबर 1, जब कभी भी हम बात इंटरनेशनल कॉल सेंटर की करते हैं, तो उसमें आपको सिम कार्ड्स की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कॉल करनी है, जो कि आपको वॉइप के थ्रू मिल जाती है, वॉइस ओवर IP। तो आप आजकल देखेंगे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अमाउंट दीजिए, क्रेडिट कार्ड लगाइए, और आप अपना इंटरनेट का में अपना USA का खुद का एक वर्चुअल नंबर ले सकते हैं, जिसके थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि किसी भी कॉल सेंटर को रन करने के लिए सबसे दूसरी बात आती है कि ऑब्वियसली जो आपने एम्प्लॉयज की बात करी, आप अक्सर देखेंगे जितने भी ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आपको ज्यादातर अधिकतर जो जितने भी एम्प्लॉयज मिलेंगे वो आपको ईस्ट इंडिया साइड के मिलेंगे, मणिपुर साइड के मिलेंगे, नागालैंड साइड के मिलेंगे।
क्योंकि वहां के बच्चों का जनरली क्या है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड अच्छी होती है, और लोगों को, क्योंकि आजकल यंग बच्चों को है कि इजी मनी कैसे मिले, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो उनको पता है जी कॉल सेंटर है, अच्छे एक एनवायरनमेंट में बैठ गए, वहां पर सिर्फ कॉल ही करनी है, हमारे को एक पर्टिकुलरली पिच दे दी गई है जिसको वो पिच बोलते हैं, तो उसमें मोरालिटी और इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उनका ये है कि जी अपना तो काम है, काम करा और खत्म। तो जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी कॉल सेंटर है वो मणिपुर, आपको ईस्ट इंडिया के साइड्स के बच्चे जो होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे बहुत ज्यादा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री पे एक बहुत टाइट मुश्किल भी हुई थी, और आपने जो शुरुआत में एक चीज को स्पेसिफिकली मेंशन करा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जी इंटरनेशनली वहां से इंडिया तक पेमेंट को लाना। हाँ। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलरली बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए इसको हम कहते हैं हाई रिस्क बिजनेस। हाई रिस्क बिजनेस वो होते हैं जिनके अंदर बिजनेस की जो आप कह सकते हैं इतना ठोस बिजनेस नहीं है, या फिर जो वो पर्टिकुलरली काम करता है वो उस कैटेगरी के अंदर आता है जिस कैटेगरी को बैंक हाई रिस्क मानता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सब हाई रिस्क बिजनेस है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने का सिस्टम है ना, उस पर शिकंजा बहुत टाइट करा गया है। इसी का कारण है कि इस फ्रॉड को जिसको अभी पकड़ा गया है उसमें भी वो लोग पेमेंट जो थे वो या तो क्रिप्टो में लेते थे या वो पर्टिकुलरली गिफ्ट कार्ड के जरिए लेते थे, क्योंकि जनरली अगर आप ऑनलाइन गेटवे पे लेंगे तो वो आपका ऑनलाइन गेटवे ब्लॉक हो जाएगा इतनी हैवी पेमेंट से। तो इसका मेन मुद्दा हमारे को जो कहीं ना कहीं अगर हम अपने लेवल पे देखें, कंट्री लेवल पे, तो उसके लिए यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बहुत सारे डिफरेंट इसके अंदर पॉलिसीज निकल रही हैं, बट कहीं ना कहीं कॉल सेंटर को लेकर के, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल कॉल सेंटर को लेकर के हमें जो वॉइस सर्विसेज है ना उनको टाइट करना पड़ेगा कि इंडिया में आपको वॉइस सर्विसेज इतनी आसानी से ना मिल सके, क्योंकि वॉइस मिल जाती है तो आपका सारा काम हो जाता है, आप बातचीत कर सकते हैं और वहीं से सारा काम खराब हो जाता है। साक्षर दुग्गल जी, जरा एक बात और समझाइए। ठीक है, हम कॉल सेंटर्स की केवल बात नहीं करते, हम बड़े कैनवास पर अगर देखें, जिस बात का यहाँ पर चुग साहब, उज्जवल चुग साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग का बहुत चलन चला हुआ, उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चे ने मोबाइल पकड़ा और पता चला 40 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से निकल गए। तो उन सबको रोकने के लिए वो किस स्तर पर और कैसे अंजाम दिया जाता है और रोका कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज की डेट में, जैसा कि मेरे सगे स्पीकर ने कहा कि इजी मनी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। ऑनलाइन के जमाने में हमें लगता है कि हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं, और तभी लोग साइबर क्रिमिनल्स भी बनते हैं। जहां तक इस सवाल की बात है, ऑब्वियसली अगर आप बच्चों के हाथ में आज मोबाइल देते हैं तो चांसेस हाई होते हैं बच्चों को नहीं पता क्या है कैसे है, और इसी बात का साइबर क्रिमिनल्स फायदा उठाते हैं। तो नंबर 1 तो सबसे पहली जिसे कहते हैं बहुत बेसिक सलाह ये है कि एज रिस्पॉन्सिबल नागरिक हमें बच्चों को तो अपने, अगर आप डिवाइसेस दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक प्रोटेक्टेड सिस्टम के साथ चलना होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि आप आज की डेट में बच्चे छोड़िए, आप बड़ों से आजकल कितने सारे फ्रॉड्स उनके उससे हो जाते हैं। कोई लिंक भेजा जाता है और हम गलती से क्लिक कर दे दें क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हमारा दिमाग और 10 जगह होता है। तो एक तो गलती यह है नंबर 1। नंबर 2, हमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है कि आजकल क्राइम्स कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। आज के दौर में जब एआई जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई है जिनकी मदद से हम वॉइस इंपर्सोनेशन कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, कई सारे नए क्राइम्स आ रहे हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि आजकल क्राइम कैसे आ रहे हैं तो फिर हमारा शिकार बनना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमें बड़े कैनवस में ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आजकल क्राइम्स कौन से हैं, जिससे कल को एटलीस्ट अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कल को आप 2 बार सोचेंगे कोई भी चीज करने से पहले। अभी हम एक मैटर डील कर रहे हैं जहां पे सिमिलरली यही हुआ है कि एक एआई के थ्रू एक आदमी की आवाज क्लोन करके दूसरों से पैसे मांगे गए और उनके रिलेटिव्स ने उनको पैसे दिए हैं, ये सोच के कि हाँ फोन पे तो ये मेरा रिलेटिव ही बोल रहा है। तो ऐसे केस में हम हमेशा बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्राइम्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर आपको पता भी है क्राइम क्या है तो आप कंफर्म कर लीजिए। 1 मिनट कंफर्मेशन का आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके लाखों, आपके हजारों रुपए जरूर बचा सकता है। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम आज डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, ये एक माइंडसेट हमें बनाना ही पड़ेगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है कि अगर हम खुद को सेफगार्ड कर सकें तब जाकर कल को पुलिस और सरकार भी हमारी मदद कर पाएगी। बिल्कुल।